अक्षय खन्ना की नई फिल्म धुरंधर की वजह से एक पुरानी कहानी एक बार फिर से चर्चा में है। ये कहानी है सुपरस्टार विनोद खन्ना और उनकी पहली पत्नी गीतांजलि की। बिल्कुल। बाहर से देखें तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट सपनों जैसी कहानी लगती थी। 70 के दशक का सुपरस्टार, पैसा, एक खूबसूरत परिवार, सब कुछ तो था। हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, तस्वीर के पीछे की हकीकत वो कुछ और ही थी। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को थोड़ा खोलते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक बॉलीवुड सितारे की कहानी नहीं है। ये कहानी है चुनाव की, हाँ, आध्यात्मिक खोज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच के एक गहरे टकराव की। आज हम जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस चमक दमक के पीछे असल में क्या चल रहा था। वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने एक बसे बसाए घर की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बस उस दौर की जटिलताओं को समझना है। बिल्कुल। तो आज हम विनोद खन्ना और गीतांजलि की जिंदगी के उस दौर को समझेंगे जब सब कुछ था, फिर वो एक आध्यात्मिक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदला और उन फैसलों का असर उनके परिवार पर क्या पड़ा। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 1971। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि कैसे कुछ ही सालों में एक जिंदगी अर्श से एक बिल्कुल अलग खोज पर निकल जाती है। वो दौर वाकई एक सपने जैसा था। 1971 में विनोद खन्ना और गीतांजलि की शादी हुई। हाँ। और इसके ठीक बाद विनोद खन्ना का करियर रॉकेट की तरह ऊपर गया। वो उस दौर के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक थे। बिल्कुल, सफल भी। एक के बाद एक हिट फिल्में, जबरदस्त फैन फॉलोइंग, शोहरत, पैसा, क्या नहीं था। लेकिन इन सब के बीच, जैसा कि पता चलता है, वो अपनी फैमिली मैन वाली छवि को बहुत गंभीरता से लेते थे। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है कि वो रविवार को शूटिंग से छुट्टी ले लेते थे, पूरा दिन परिवार के साथ। ये बहुत अनोखी बात थी उस जमाने के सुपरस्टार के लिए, तो बहुत ही अनोखी। 1972 में राहुल खन्ना का जन्म हुआ, फिर 1975 में अक्षय खन्ना का। घर बच्चों की हंसी से गूंज रहा था और बाहर विनोद खन्ना का नाम गूंज रहा था। सही कहा। एक तरफ वो पर्दे पर एंग्री यंग मैन थे, एक्शन हीरो थे, और घर पर एक समर्पित पति और पिता। लोग उनकी मिसालें देते थे। एक परफेक्ट पिक्चर। एकदम परफेक्ट। जानकारी में एक लाइन भी है, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। यही वो बाहरी तस्वीर थी। लेकिन अक्सर जब तस्वीर जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखे तो समझना चाहिए कि फ्रेम के ठीक बाहर एक तूफान खड़ा है। बिल्कुल। और वो तूफान आया एक ऐसी तलाश के रूप में जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। 1980 का दशक शुरू हो चुका था। विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, लेकिन अंदर से वो एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहे थे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है ना, जिसके पास सब कुछ हो वो खालीपन क्यों महसूस करेगा। ये एक क्या कहते हैं, क्लासिक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जहां बाहरी सफलता आपको अंदर की शांति की गारंटी नहीं देती। अच्छा। जो जानकारी है वो साफ बताती है कि ये पैसे या शोहरत की कमी का मामला नहीं था, ये सुकून की तलाश का मामला था। सुकून? हाँ, उन्हें लग रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है वो असल खुशी नहीं है, वो जिंदगी का असल मकसद नहीं है। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में ओशो के विचारों का प्रवेश हुआ। और ओशो का जिक्र आते ही कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। बिल्कुल। उस दौर में बहुत से लोग उनसे प्रभावित थे, लेकिन एक सुपरस्टार का इस हद तक ऐसा क्या खास था उनके विचारों में जो उन्हें खींच ले गया? देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि 70 और 80 के दशक में ओशो का आकर्षण था क्या। वो पारंपरिक सन्यासियों जैसे नहीं थे कि सब कुछ छोड़ दो। वो एक ऐसे गुरु थे जो भौतिकवाद को नकारते नहीं थे, बल्कि जोरबा द बुद्धा को कॉन्सेप्ट देते थे। जोरबा द बुद्धा मतलब भौतिक सुख और आध्यात्मिक जागरूकता का संगम। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के हर सुख को जी सकता है, लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं है। अच्छा। तो विनोद खन्ना जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने दुनिया की हर चीज देख ली थी, ये विचार बहुत आकर्षक रहा होगा कि उन्हें सब कुछ त्यागना नहीं है, बस उसे एक नई नजर से देखना है। ये एक तरह का मिडिल पाथ था जो उन्हें अपनी दुनिया छोड़े बिना आध्यात्मिक शांति का वादा कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो मिडिल पाथ तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल नहीं था। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं था, ये एक अचानक लिया गया बहुत बड़ा कदम था। साल 1982। हाँ, विनोद खन्ना ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान कर दिया
कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। सब कुछ मतलब? अपना स्टारडम, अपनी फिल्में, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और अमेरिका में ओशो के आश्रम रजनीशपुरम चले गए। ये फैसला आज के दौर में भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 1982 के भारत में एक सुपरस्टार का यूं सब कुछ छोड़ देना, लोगों का क्या रिएक्शन था? क्या इसे एक आध्यात्मिक कदम की तरह देखा गया या एक जिम्मेदारी से भागने की तरह? हाँ, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। एक वर्ग था जो हैरान था, प्रभावित भी था कि कोई इंसान शोहरत की चोटी पर पहुंचकर उसे ठोकर मार सकता है। उन्हें ये एक साहसिक कदम लगा। और दूसरा वर्ग? एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसमें इंडस्ट्री के लोग और आम जनता भी शामिल थी, जो इसे एक गैर जिम्मेदाराना हरकत मान रहा था। क्योंकि उन पर करोड़ों रुपए लगे थे, फिल्में अधूरी थीं। और सबसे बढ़कर उनकी एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि कोई अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। और परिवार के लिए, गीतांजलि और बच्चों के लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं रहा होगा। उनकी दुनिया तो एक पल में बदल गई होगी। बिल्कुल। और यहीं से रिश्ते में वो दरार आनी शुरू होती है जो शायद फिर कभी भर नहीं पाई। शुरुआत में जैसा पता चलता है, विनोद खन्ना फोन करते थे। अच्छा। बच्चों से बात होती थी। गीतांजलि को शायद उम्मीद थी कि ये एक दौर है, कुछ महीनों की बात है, गुजर जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। वो इंतजार कर रही थी। लेकिन वो इंतजार लंबा होता चला गया। हाँ, और दूरी सिर्फ मीलों की नहीं थी, ये एक वैचारिक दूरी भी बन गई थी। समय के साथ फोन कम होते गए, बातें औपचारिक होती गईं और रिश्ते में एक खामोशी भरती चली गई। वो जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। बिल्कुल। गीतांजलि भारत में एक पूरी तरह से अलग जिंदगी जी रही थी और विनोद खन्ना अमेरिका में स्वामी विनोद भारती बनकर एक बिल्कुल नई दुनिया में थे। वो 2 अलग-अलग सच्चाइयां जी रहे थे। मैं गीतांजलि की स्थिति के बारे में सोच रही हूँ। उस दौर में एक सुपरस्टार की पत्नी से अचानक अकेली माँ बन जाना, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं, एक सामाजिक बदलाव भी रहा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल और अकेली लड़ाई थी। वो अचानक से सुर्खियों से गायब हो गईं। उन्हें न सिर्फ अकेले 2 बच्चों को पालना था, राहुल और अक्षय को, हाँ, बल्कि एक पहचान के संकट से भी जूझना पड़ रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल में दोस्त पूछते थे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो फिल्मों में क्यों नहीं दिखते? बिल्कुल। हर सवाल एक माँ के दिल को चीर देता होगा। उन्हें बच्चों को संभालना था, घर चलाना था और उस अनिश्चितता से भी जूझना था कि उनके पति वापस आएंगे भी या नहीं। वो माँ भी थी और पिता भी। और ये सब कुछ अकेले? बिल्कुल। उन्होंने इस दौर को बहुत गरिमा और हिम्मत से संभाला। कभी पब्लिक में कोई शिकायत नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो पूरी तरह से अपने बच्चों पर फोकस थीं। लेकिन लगभग 3 साल के इंतजार के बाद, जब शायद पानी सिर से ऊपर जाने लगा, तब गीतांजलि ने एक अंतिम कोशिश की। क्या? उन्होंने विनोद खन्ना को साफ साफ कहा, अब फैसला करना होगा, या परिवार या अध्यात्म। ये एक तरह का अल्टीमेटम था। एक रिश्ते को बचाने की आखिरी पुकार। हाँ, और जब उस पुकार का कोई जवाब नहीं आया, तब 1985 में उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। ये कहानी का एक बहुत ही उदास मोड़ है। और जोर देने वाली बात यह है कि ये तलाक गुस्से में नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया फैसला था। ये एक रिश्ते को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद उठाया गया एक कदम था, ताकि वो और उनके बच्चे अपनी जिंदगी को एक दिशा दे सकें, उस अनिश्चितता से बाहर निकल सकें। बिल्कुल। एक रिश्ता जो एक मिसाल था, वो खामोशी से खत्म हो गया। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि इसमें कोई एक विलन नहीं था, सिर्फ हालात और अलग-अलग प्राथमिकताएं थी। आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर इसके ठीक 2 साल बाद 1987 में, जब अमेरिका में ओशो का आश्रम कानूनी पचड़ों में फंसकर बंद हो गया, तब विनोद खन्ना भारत वापस लौटे। उन्होंने वापसी की फिल्मों में, हाँ, और शानदार वापसी की। इंसाफ और दयावान जैसी हिट फिल्में दी और फिर से कामयाबी हासिल की। लेकिन तब तक उनका पहला घर पूरी तरह टूट चुका था। जो चीजें पीछे छूट गई थीं वो अब वापस नहीं मिल सकती थी। नहीं। और यहाँ से दोनों की जिंदगी 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर चल पड़ती है ना? एकदम अलग। 1990 में विनोद खन्ना ने कविता दफ्तरी से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा साक्षी और एक बेटी श्रद्धा हुई। उनकी जिंदगी कह सकते हैं कि आगे बढ़ गई। उन्होंने एक नया परिवार बनाया, एक नई शुरुआत की। बाद में राजनीति में भी आए, मंत्री भी बने। एक कभी दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने 2 बेटों के नाम कर दी, राहुल और अक्षय। उनके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। हाँ, कि न शिकायत न शोहरत की चाह, सिर्फ माँ का फर्ज। उन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपनी जिम्मेदारियां निभाई।
ये दोनों के रास्तों का एक बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। एक जिंदगी आगे बढ़ गई और दूसरी जिंदगी एक फैसले के नतीजों को संभालने में समर्पित हो गई। और फिर कहानी अपने अंतिम अध्याय तक पहुंचती है। 2017 में कैंसर से विनोद खन्ना का निधन हो गया और ठीक 1 साल बाद 2018 में गीतांजलि भी इस दुनिया से चली गईं। ऐसा लगता है जैसे एक कहानी के 2 मुख्य किरदार एक के बाद एक पर्दा छोड़कर चले गए। हाँ। और उनके जाने के बाद ये कहानी फिर से लोगों के सामने आई। अगर हम इस पूरी कहानी के सार को देखें तो यह हमें कुछ बहुत गहरे सबक सिखाती है। जैसे? इसका असली सबक सिर्फ ये नहीं है कि शोहरत खोखली होती है, बल्कि ये इस बात पर रोशनी डालती है कि एक व्यक्ति की आत्म खोज की यात्रा दूसरे व्यक्ति के लिए त्याग और बिखराव की कहानी कैसे बन सकती है। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब एक व्यक्ति का सच दूसरे की जिंदगी की सच्चाई को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। ये हमें जिम्मेदारी की परिभाषा पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करती है कि क्या इंसान की पहली जिम्मेदारी अपने मन की शांति के प्रति है या अपने परिवार के प्रति। सही। विनोद खन्ना ने पहला रास्ता चुना और गीतांजलि को दूसरे रास्ते की कीमत चुकानी पड़ी। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, बस 2 अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं जिनका टकराव हुआ। और शायद दूसरा सबक ये है कि कुछ फैसलों की कीमत शायद पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। ना सिर्फ फैसला लेने वाले को, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान को। सही कहा। विनोद खन्ना ने जो फैसला लिया, उसने न सिर्फ उनकी बल्कि गीतांजलि और उनके बच्चों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, इतने सालों बाद अक्षय खन्ना की सफलता के साथ उनके माता पिता की ये अधूरी कहानी का फिर से याद आना, ये बताता है कि ऐसी कहानियां कभी मरती नहीं हैं। वो समय के साथ किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाती हैं। हाँ, क्योंकि वो इंसानी जिंदगी के सबसे बुनियादी सवालों से जुड़ी होती हैं। तो हमने एक ऐसी कहानी की पड़ताल की जो एक परफेक्ट फैमिली की तस्वीर से शुरू हुई और व्यक्तिगत खोज, त्याग और अधूरेपन के कई सवालों पर आके खत्म हुई। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। नहीं, ये जिंदगी के उन मुश्किल फैसलों की कहानी है जहां कोई भी जवाब आसान नहीं होता। ये कहानी किसी को जज करने के लिए है ही नहीं, ये इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को समझने के लिए है। ये दिखाती है कि कैसे सुकून की तलाश इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जा सकती है जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं होती। और उस रास्ते पे चलने की कीमत सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। हमें पता चलता है कि विनोद खन्ना सुकून की तलाश में सब कुछ छोड़ गए थे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां बाहरी सफलता का दबाव पहले से कहीं ज्यादा है, कितने ही लोग होंगे जो अंदर से वही खालीपन महसूस कर रहे होंगे और अपने मन में किन मुश्किल विकल्पों से जूझ रहे होंगे।